वेलकम बैक टू जागो लाहौर। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा से लाहौर न्यूज़ और जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म से लाहौरियों के मसाइल, ख़ुसूसन उनकी सेहत के हवाले से चीज़ें शेयर करते रहते हैं। सेहत दुश्मन अनासर का लाहौरियों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना जो है वो जारी है और कमाई के चक्कर में लोगों की जानों से खेला जा रहा है। और कोई भी इस चीज़ या उस मिलावट माफिया के शर से जो है कोई भी चीज़ अब महफूज नहीं रह चुकी है। जबकि अगर केचप की बात की जाए, घी की बात की जाए, ऑयल की, कोई भी जो ज़रूरत की चीज़ है अगर उसकी बात की जाए तो वो इंसानों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि नन्हे बच्चों की ग़िज़ा, दूध और कैंडीज़ वगैरह तक जो है इस मिलावट माफिया से महफूज नहीं है। हर रोज़ लाखों लीटर जहर आलूद दूध के नाम पर इस शहर के बासियों को पिलाया जा रहा है। हम अक्सर देखते भी रहते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लाखों लीटर मिलावट वाला दूध पकड़ा और ज़ाया किया जाता है, लेकिन ये मकरू धंधा फिर भी जारी है। अभी चंद रोज पहले का ही ये वाकया है कि शहर के एक होटल से बासी गोश्त का सालन मिलने पर फूड अथॉरिटी की टीम ने सप्लायर का पता लगाने की ठानी और ये टीम कोल्ड स्टोर तक पहुंच गई, जहां लाहौरियों के पसंदीदा नाश्ते, सिरीपाए, जुबान और खद समेत 3 साल पुराना 7000 किलो बासी गोश्त बरामद किया गया है। लाहौरियों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मिलावट माफिया क्यों इतना बेलगाम होता जा रहा है? और पंजाब फूड अथॉरिटी की इस हवाले से क्या इक़दामात हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब और उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। वेलकम टू जागो लाहौर। जी, थैंक यू। खुश आमदीद सर आपको बहुत ज़्यादा। और इमरान, मुझे बताइएगा, आप फील्ड में काम करते हैं और आप देखते हैं मार्केट में किस तरह से इंसानी जानों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं, क्या इकदाम है? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अहम इशू आज यहाँ पे रखा है और शहर लाहौर क्या पूरी इस वक्त दुनिया इसी के ऊपर लगी हुई है कि सेहत जो ग़िज़ा है सेहत वाली मिले। और इस वाले में देखा गया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वैसी सज़ा नहीं मिलती, जुर्माने क्या दिए जाते हैं, सज़ा भी मिलती है, बंदा छूट जाता है। वो दोबारा से उस सज़ा को झेलने की बजाय, उस पर अमल दरामद करने की बजाय वो और ज़्यादा अपने आप को अग्रेशन में लेकर आता है और वैसे ही काम करना शुरू कर दिया जाता है, फिर बाद में दोबारा से वो आगाज़ हो जाता है। अब यही जो सीरी पाए हैं या कल जो इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, ये किसी बाहर के मुल्क में होता तो मेरा नहीं ख्याल था कि कोई बंदा कम अज़ कम उम्र कैद के बगैर बाहर निकलता। और ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि देखिए हमारी सेहत है और हर बंदा जो है आगे ही माहौलियाती आलूदगी के साथ रोज़ाना लड़ रहा है, रोज़ाना डेंगू के साथ लड़ रहा है, रोज़ाना। रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अहम कार्रवाई अमल में लाई गई है, तो किस हालत में वो गोश्त पाया गया और क्या अहम कार्रवाई की गई थी इस हवाले से? देखिए, जिस तरह आपने बताया कि ये बाकायदा इसका एक बैकग्राउंड है और इसको ट्रेसेबिलिटी का एक एलिमेंट है जिसके तहत हम ये काम करते हैं। ट्रेसेबिलिटी के एलिमेंट में ये ज़रूरी है हर उस फूड प्रोसेसर के लिए जो फूड का बिज़नेस कर रहा है कि अगर कोई चीज़ मौजूद हो उसके पास खाने की तो वो हम उसकी ट्रेसेबिलिटी जाके चेक कर सकें। इसी के तहत हमने ट्रेसेबिलिटी चेक की और कोल्ड स्टोर हम पहुँचे। कोल्ड स्टोर पे टेम्परेचर तो उन्होंने रखा हुआ था, ऑब्वियसली प्रॉपर कोल्ड स्टोर था वो, लेकिन वहाँ पर जो गोश्त 3 साल पुराना जो गोश्त था और एक्सपायर्ड जो मीट मिला, तो ये हमारे लिए बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न था और हमने उसको बाद में ज़ाया भी कर दिया। हमने ऑब्वियसली उस पर कार्रवाई भी की, FIR भी की, पर्चा भी किया, सारा कुछ जो एक्ट में लिखा हुआ है। सो इशू ये तो एक सिंगल इशू है। अब इसी वजह से फिर कल हमने पूरा एक इसका प्लान डेवलप कर लिया कि तमाम पंजाब में 36 ज़िला में तमाम कोल्ड स्टोर्स को देखा जाए और कोल्ड स्टोर्स को देखने के बाद 3 से 4 दिन में हम इस पर रिपोर्ट करेंगे कि क्या सिचुएशन है उन कोल्ड स्टोर्स में, वहाँ पर कहाँ पर एक्सपायर्ड मीट मौजूद है। अगर कहीं पर एक्सपायर्ड मीट हुआ तो उस पर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 0 टॉलरेंस है, उस पर तो हम कतन माफ़ी नहीं करेंगे। गोश्त तो ज़ाया करेंगे, बाकी एक्ट में जो हमारे कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो भी हम ऑब्वियसली करते हैं। मकसद ये भी नहीं है कि बिजनेसेस को डराना, मकसद ये है कि अवाम को क्वालिटी फूड की फराहमी करवाना। बिजनेसेस को अगर उनकी गलतियां, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, हम उसमें इनको ट्रेन करते हैं। हमारा महकमे में ये कैपेसिटी मौजूद, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम इनको समझाते हैं, एडवाइजरीज देते हैं, हम उनको कार्रवाई नहीं करते। अगर कोई ऐसी हाइजीन से मुतालिक कोई बहुत सख्त सिचुएशन नहीं डेवलप हुई, सीरियस सिचुएशन डेवलप नहीं हुई, तो मिल के काम करना चाहते हैं। लेकिन
अगर ज़िंदगियों से खेलने की कोशिश की जाएगी उस पर कतन बर्दाश्त नहीं है। ये तो कल हमने मैसेज दे दिया और ये हम इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में आपको रिपोर्ट भी कर देंगे। ये एक एलिमेंट नहीं, इसके अलावा और भी बड़े एलिमेंट्स हैं जिनको हमने अहाता करना है, जिसमें आपने ऑलरेडी अडल्ट्रेशन की बात की, इसमें मिसालों का इशू है, इसमें रंग का इस्तेमाल है, इसमें बच्चों की कैंडीज़ का इशू है, स्नैक्स का इशू है। तो इन सब पे ऑब्वियसली हमें बिल्कुल सर, देखा जाता है बैरून मुल्क तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर कानून है, एक कवानीन के मुताबिक जो है वहाँ पे देखा जाता है, प्रोडक्ट्स का चेक एंड बैलेंस किया जाता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली क्या अहम कानून है, जैसे कि अभी आपने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, तो बेसिकली क्या अहम कानून है? जो हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है 2011 का, वो रेगुलेट करता है सारे प्रोसेस को, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कानून बन चुका है। उसको ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हुई है, इवॉल्व किया उसने, हमने प्रोसेसेस डेवलप किए हैं, बहुत सी रेगुलेशंस बना दी हैं, स्टैंडर्ड्स बना दी हैं। लेबलिंग, अब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं जो ऊपर लेबल लगा हुआ है, वो लेबल हमसे अप्रूव होना चाहिए। अगर वो लेबल अप्रूव नहीं है तो वो अब अगेंस्ट रेगुलेशन है। ऐसी कोई नई चीज़ आती है तो हम उनको बताते हैं कि आप इमीडिएटली लेबल अप्रूव करवाएं। लाइसेंस फूड प्रोसेसर को लेना पड़ता है इस अथॉरिटी से। SOPs डेवलप हो गए हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कभी इस पर बहुत अरसा काम नहीं हुआ। ये नया पिछले 8-10 साल का प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुआ, तो स्पेशली इसमें 2000 मेंगल साहब ने जब वो DG फूड अथॉरिटी थे, उन्होंने बड़ा इस पर काम किया, SOPs डेवलप करवा दिए, उन्होंने पूरा इसका जो फ्रेमवर्क थे वो डेवलप करवा दिए। वो बड़ा काम हो चुका है, अब इसको इवॉल्व करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं, वो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंशाल्लाह उसको बेहतर भी कर रहे हैं, रिजॉल्व भी कर रहे हैं। हम अपना जो सबसे अहम हमारा जो एक्ट में है विजिलेंस का एलिमेंट, उसको हमने स्ट्रॉन्ग, अब हमने इंशाल्लाह आपको 15-20 दिन में हम उस पर भी कोई ना कोई एक आपको नज़र आएगी तब्दीली के विजिलेंस का सिस्टम कैसे बेहतर होने जा रहा है, कंप्लेंट सिस्टम कैसे बेहतर होने जा रहा है, फीडबैक का। ये हमारे आइज़ और ईयर्स हैं कि आम आदमी हमें बताए सोशल मीडिया पर भी, टेलीफोन के ऊपर भी, कि कहाँ पर इशू है और हम उसको वेरीफाई करें, और विजिलेंस का निज़ाम हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखा जाता है कि जहाँ प्रोडक्शन जो जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ पर चीज़ें बनती हैं, जो भी हैं वहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी होता है, आपका एक्शन भी लिया जाता है, उनको जुर्माने भी होते हैं, फिर सील भी कर दिया जाता है प्रोडक्शन यूनिट्स, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोबारा उनका आगाज हो जाता है। तो क्या लगता है कि वहाँ पर गफलत का जो एक मुजाहरा किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, जो केसेस अदालत में चले जाते हैं FIR के बाद, वो फिर अदालत की प्रॉपर्टी होती है, अदालत में उस पर फैसला करना है, उस पर ऑब्वियसली हमारा परव्यू ख़त्म हो जाता है। हम FIR अगर कर दिया तो अदालत में केस चला जाएगा। उसके लिए जो एक चीज़ करने वाली है, जो हम पॉलिसी के तौर पे स्पेशल कोर्ट्स बनवाना, उसकी हमने समरी मूव कर दी है कि हम स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए बनवाएं, ताकि इस पे फैसले फौरी तौर पे जल्दी और उसके स्पिरिट के मुताबिक जल्दी हो सके। दूसरा जो इसका काम है, अब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली वो इंटैक्ट है फूड अथॉरिटी का, और वो कानून के मुताबिक है। सो उसमें कवानीन में ये चीज़ दी हुई है कि आपने किस तरीके से EPO करना है। हम प्रोहिबिशन ऑर्डर करते हैं, उस जगह को, प्रोसेसिंग को बंद करवा देते हैं। कुछ हमारी लिमिटेशन है कानून में, उसकी बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। वो भी हमने समरीज उसकी मूव कर दी हैं, वो लॉ ने भी अप्रूव कर दी हैं, और मुझे उम्मीद है जल्द ही वो एक्ट में अमेंडमेंट भी हो जाएगी। उसके आने उन समरीज के अप्रूव होने के बाद, एक्ट में अमेंडमेंट के बाद मजीद स्ट्रेंथन हो जाएंगे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं। बिल्कुल ठीक है इमरान, जैसा कि आप देखते हैं डेली बेसिस पर हम सुनते हैं, हम ये खबर भी ब्रेक कर रहे होते हैं कि जो दूध है वो मिलावट शुदा है या जहर आलूद है। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो लाहौर के एंट्री पॉइंट्स है, क्या वहाँ पर कोई मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया? महरीन देखें, बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होगी, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब ये देखें कि मैं तो सबसे पहले उसको दाद देता हूँ जिसने ये कोल्ड स्टोरेज बनाया, और वो फूड अथॉरिटी के ऑफिस से, हेड ऑफिस से कम से कम 10-12-15 किलोमीटर की दूरी पे था। और ये हेड ऑफिस के पास और शहर लाहौर में काम ये करना, मकरू धंधा करना, ये कोई छोटी बात नहीं। हाँ, सादकाबाद में पकड़ा जाता, कहीं और पकड़ा जाता तो समझ लगती है कि वहाँ पे वसाइल कम होंगे। अभी अब जिस चीज़ पे आप हाथ रखेंगे ना, वहाँ पे फूड अथॉरिटी के लोग भी मौजूद होंगे, अफसरान भी मौजूद होंगे, काम भी कर रहे होंगे, मगर लोग इतने ज़्यादा शार्प हैं इस वाले से, जो ये मकरू धंधा करते हैं, वो इसका तोड़ निकाल रहे होते हैं कि यहाँ कहाँ पे फूड अथॉरिटी की टीमें खड़ी हैं,
हमने कैसा इनके साथ लिंक शेयर करना है, किस तरीके से इनके साथ बात करनी है, हर तरह से उन्होंने, अगर इन्होंने अपना कोई कंसल्टेंट आगे रखा हुआ है तो उन्होंने भी अपने 2-3 कंसल्टेंट रख लिए हैं, क्योंकि उन्होंने जाली धंधाजी करना है। अगर इन्होंने अपने कोई फूड इंस्पेक्टर अच्छे रखे हुए हैं, पढ़े लिखे रखे हुए हैं, तो उन्होंने भी, दूध वालों ने भी अच्छे अच्छे लोग रख लिए आगे पढ़े लिखे, वो बात करने जाएँ, उनको बात का पता नहीं चलता। अब मकसद ये है कि रोज़ाना हज़ारों लीटर दूध तलफ हो रहा होता है, रोज़ाना ही फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं, मगर मेरा ख्याल है कि शहर लाहौर बड़ा हो चुका है, इनके पास ह्यूमन सोर्स कम है, रिसोर्सेज की कमी है। हाँ जी, ह्यूमन सोर्स कम है इनके पास, लोगों की तादाद, इनके पास जो चीज़ होनी चाहिए। देखिए जैसा जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे अफसरान और जो महकमे हैं उनको भी अपने आप को तब्दील करना होता है, इक्विपमेंट के हिसाब से, ह्यूमन सोर्स के हिसाब से। बहुत टेक्निकल वजूहत होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोग बच जाते हैं। अब देखें एक कोल्ड स्टोरेज है, इसको ये ऐसा लोगों के लिए सामने दिखाएं कि लोग जो हैं कोल्ड स्टोरेज पूरे पंजाब के जो जितने भी हैं वो घबरा जाएं एक दफ़ा कि हमने इस तरह का कारोबार नहीं करना। 3 साल पुराने पाए अगर होंगे किसी कोल्ड स्टोरेज में, या गोश्त होगा या कोई चीज़ होगी, तो वो लाहौर शहरी खा रहा है। बिल्कुल। मुदस्सिर साहब से पूछिए, मुदस्सिर साहब, रेस्टोरेंट्स की चेक एंड बैलेंस, उनकी मॉनिटरिंग के लिए क्या शेड्यूल क्या होता है, क्या डेली बेसिस पे जाया जाता है? अच्छा, वो ऐसा है कि उस पर सरप्राइज विजिट्स होते हैं, उस पर एक शेड्यूल डेवलप होता है। मैंने अभी आकर बेसिकली थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमने एडिशन ये की कि हमने इन्फॉर्म्ड इंस्पेक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक पैरामीटर्स 20 पैरामीटर्स का क्राइटेरिया हमने डेवलप कर लिया, और हमने उनको लोगों को पहले इन्फॉर्म हमारी टीम्स करेंगी कि हम इस डेट को आपके पास आएंगे और ये आपने अपने हाइजीन और मुख्तलिफ जो चीज़ें, ये रिकॉर्ड वगैरह कंप्लीट करके रखना है, और उसको जाके वो चेक करेंगे। ये तो एलिमेंट है जो, इसमें कई चीज़ें इरिवर्सिबल हैं। बहुत सी आपकी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक दफ़ा चीज़ वो हो गई दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट्स तो रहेंगे, सरप्राइज विजिट्स रहेंगे। इसके अलावा वो हम विजिलेंस की बेसिस पे टारगेटेड जो हमारे विजिट्स हैं वो रहेंगे, इंस्पेक्शंस रहेंगी। तो ये 2 मोड्स में हम चलेंगे, एक इट्स इन्फॉर्म्ड इंस्पेक्शंस और एक टारगेटेड इंस्पेक्शंस। दोनों को हम विजिलेंस के ज़रिए भी और एक शेड्यूल के ज़रिए भी हम दोनों को करेंगे। सो मकसद अगेन यही है हम सबका कि क्वालिटी फूड दिया। इंशाल्लाह हम कमिटेड है, आई विल मेक श्योर कि लाहौरी और पूरे पंजाब के लोग क्वालिटी फूड खाएं, हेल्दी फूड जो है लाहौर में खाने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रास मलिक साहब, आपका भी, और इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम टू जागो लाहौर, और हम आज बात करेंगे रहबर भी, ये हमदम भी, ये गम ख्वार हमारे उस्ताद, ये कौमों के मेमार हैं हमारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उस्ताद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। घर से बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद एक बच्चे को मुआशरे में मुकाम हासिल करने के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है, जो उसे उस्ताद देता है। असातिज़ा का नई नस्ल की सलाहियतों को बेहतर बनाने और उनको मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाते हुए तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने में अहम किरदार होता है। सिकंदर आजम का कॉल है कि मेरे वालिदैन ने मुझे ज़मीन पर उतारा और मेरे उस्ताद ने मुझे आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। बहुत ही बड़ी बात है ये। आज आप दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान को देखते हैं तो उस कामयाब इंसान के पीछे एक उस्ताद होता है, जिसने अपने शागिर्द को कामयाबी का रास्ता दिखाया होता है। जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, जदीद स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, नई नई लर्निंग के तरीके जो है वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग का रुझान बढ़ रहा है। आज के दौर में उस्ताद की क्या अहमियत है, इस दौर में असातिज़ा का जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना कितना ज़रूरी है, टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों और कितनी ज़रूरी है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं खानम आंसा शहजाद और ज़रिया महमूद साहिबा, माहिर तालीम हैं और ट्रेनर्स भी हैं। वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको आज जो है हैप्पी टीचर्स डे, बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि टीचर्स जो हैं वही हमारे लिए जो हैं कामयाबी का भी बायस बनते हैं। और ज़रा मैं आपसे जानूं कि जैसे कि हम आज टीचर्स डे मना रहे हैं, बेसिकली इसका मकसद है क्या, क्यों मनाते हैं हम ये डे? पहली बात तो ये कि आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द पर्सन हु एक्चुअली इनिशिएटेड इट, जिसने स्टार्ट किया, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट वी एक्चुअली लैक इन।
टीचर्स जो होते हैं ना बेसिकली आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी है किस तरह की, उसको बनाना कैसे है, बिल्कुल एंड रिजल्ट पर पहुंचना कैसे है, वो रास्ता बताने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इसको सेलिब्रेट करना, उन लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये टीचर्स डे मनाने का एज सच कोई दिन एक मखसूस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ पेरेंट्स डे नहीं होता, मदर्स डे नहीं होता, एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, एवरी डे इज़ अ टीचर डे एज वेल। क्योंकि जितना घर वालों के साथ हम टाइम नहीं गुजारते उतना उस्ताद के साथ गुजारते हैं। बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बनस्बत अपने घर के। तो उन लोगों को अप्रिशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू दोज पीपल। बिल्कुल। आंसा, आपसे मैं जानूंगी, जैसे कि आप माहिर तालीम भी हैं, ट्रेनर भी हैं, तो आप बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं और क्या सलाहियत होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे मैडम ने बात की कि आज का दिन जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसको पूरे मुकम्मल तरीके से करना चाहिए और टीचर्स को इस काबिल भी होना चाहिए कि इस दिन को मनाने की अहमियत को और उजागर किया जा सके। तो जैसा कि आज का दौर है, पहले हमारी क्लास होती थी जिसको कहा जाता था टीचर सेंटर्ड क्लास। वहाँ पर एक टीचर होता था, वो जो कहता था वो हो जाता था। अब स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास है, तो हमने बच्चे की एबिलिटीज़ को देखना है, हमने बच्चे की क्वालिटीज़ को देखना है, हमने देखना है कि हमारा बच्चा कहाँ पे खड़ा है और मैंने उसको कहाँ पे लेके जाना है और वो छोटे छोटे स्टेप्स किस तरह से पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले एक टीचर्स को जो है अपना मिशन क्लियर करना है कि मैंने जब ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया है। जब भी मैं टीचर्स ट्रेनिंग करवाती हूँ तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करवाती हूँ कि अपनी 5 क्वालिटीज़ लिखें, अपनी 5 ऐसी वीकनेसेस लिखें, अपनी 5 ऐसी स्ट्रेंथ्स लिखें जिसको आप और इन्हांस कर सकते हैं, और अपनी 5 ऐसी चीज़ें लिखें जिसकी वजह से आप टीचर हैं। यकीन माने 100 में से तकरीबन 50 टीचर्स ऐसे होते हैं जो इसका थोड़ा बहुत आंसर देने के काबिल होते हैं, बाकी टीचर्स को पता ही नहीं है। जब टीचर को अपनी क्वालिटीज़ का पता नहीं है, अपनी वीकनेसेस का पता नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता नहीं है, तो वो किस तरह से अपने बच्चे के अंदर वो डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली नॉलेज और कंटेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड, आपके पास एक मिशन होना चाहिए। आप टीचर बाय चॉइस हैं या आपको कोई और काम नहीं मिला और आप टीचिंग की तरफ आ गए हैं। जब आप बाय चॉइस आते हैं फिर आप एक अच्छे रिसर्चर, फिर चीज़ें जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं। बिल्कुल। और इस तरह से जब आप बच्चों की एबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके पास अगर क्लास में 25 बच्चे हैं तो आपके पास एक तजर्बा गाह है। आपकी क्लास जो है वो आपकी तजर्बा गाह है और आपके पास 25 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पड़े हुए हैं जिसको आप कर सकते हैं और हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर टीचर नहीं सिखा रहा बल्कि बच्चों से सीख रहा है। आपके पास हर दिन कोई नया चैलेंज आता है ना, बिल्कुल। तो उस चैलेंज से जब आप सीख रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर जब चैलेंज आता है फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो जब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि टीचर जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्या लगता है आपको कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स की जो स्किल्स हैं उन्हें इन्हांस करने के लिए क्या इक़दाम जो है वो होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूंगी, जैसे भी मैम ने बोला कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हम टीचर तब बनते हैं जब और कोई नौकरी नहीं मिलती। टीचिंग इटसेल्फ इज़ अ फुल प्रोफेशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह डॉक्टर को डॉक्टर के काम को प्रैक्टिस बोलते हैं, टीचर के काम को भी प्रैक्टिस ही बोलना चाहिए। वाई? बिकॉज यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ लॉट मेनी इनिशिएटिव्स, इनोवेशंस लेकर आते हैं, क्योंकि हर दौर में बच्चा और एडवांस लेवल पर जा रहा है। अभी मैं अगर अपने बेटे को देखूं और मैं अपने आप को कंसिडर करूं कुछ साल पहले, तो बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। जो चीज़ें मुझे अब आके समझ आ रही हैं वो अभी से ही करना शुरू हो गया। ही इज़ ओनली 4 years old. So the whole idea of teaching is different now. It's more like a facilitation. जैसे इन्होंने बोला student centered class है। It's a flip classroom model. पहले टीचिंग इस साइड से आती थी, टीचर और वहाँ पे स्टूडेंट्स होते थे। अब उस साइड से आती है, फ्लिप हो गया पूरा मॉडल। अब वो जो फ्लिप क्लासरूम मॉडल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। मुझे सब नहीं पता हो सकता, मैं एक इंसान हूँ, मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से ठीक हैं, बट देयर आर अदर पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल। लिटरली आई एम कॉलिंग इट मोर रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन। जितना रिसर्च, जितना एक्सेप्टेंस आप शो करेंगे
उतना ही आप अपने आप को बेहतर तरीके से क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। फैसिलिटेशन हो गई है, अब टीचिंग नहीं कहूँगी मैं इसको, इट्स मोर लाइक फैसिलिटेशन। बच्चों को आता है, पहले हम बताते थे कि जी क्या क्या लॉज हैं मोशन के, हम डेफिनेशंस बता रहे हैं, हम उनको प्रैक्टिकल करने का बता रहे हैं। अब बच्चों को वो सब पता है ऑलरेडी, वो यूट्यूब से देख कर आ रहे हैं। बिल्कुल ज़रा, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में जो ना इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका एक लर्निंग प्रोसेस होता है, लेकिन बच्चों के अंदर एक बड़ी स्टबर्नेस होती है, तो वो उस स्टबर्न को वो ख़त्म करने के लिए किस तरह से क्या जो है एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, खासतौर पर स्कूल्स में? ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उनको इम्प्लीमेंटेशन बताई जाए। अब फ्लिप क्लासरूम मॉडल है, उनको पूछना है कि आपको इस बारे में क्या पता है, नया कॉन्सेप्ट कोई भी इंट्रोड्यूस कराना है। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मोशन है, 3 लॉ हैं, हमने उनको सिर्फ डेफिनेशन रटवा कर उनको ये नहीं कहना कि आपने पेपर में लिख देना, उनको कहना है कि अच्छा ठीक है, अगर एप्पल ऊपर से गिर रहा है तो वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। उनसे क्वेश्चनिंग करें। सो क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इन दीज डेज। और उनके अंदर इंक्विजिटिव होने का एक जज्बा पैदा करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक्सेप्ट करें, वो अगर आपको कहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हो सकता है आपका तरीका ठीक ना हो। तो ट्राई टू रिसर्च मोर, स्टडी मोर, गेट मोर आइडियाज़ कि अच्छा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं हम जो इम्प्लीमेंट करके बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कराएं और एक्सपेरिमेंट्स करवाएं उनसे। हमें रटी रटाई डेफिनेशंस नहीं चाहिए, मार्केट में लिख कर नहीं हमने बताना कि हमने क्या सीखा है, हमने परफॉर्म करके बताना है। तो उनको परफॉर्मेंस के मौके दें, उनको बताएं कि अच्छा ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ा है उसको एक्सपेरिमेंट में कैसे लेकर आ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेकर, प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। ओके आंसर, मैं आपसे जानूंगी कि एक उस्ताद जो है उसका किरदार जो है वो कितना अहमियत का हामिल होता है एक स्टूडेंट पर? देखिए, जब हमारा पहली दिन स्कूल में बच्चा आता है तो उससे पूछा जाता है आपको अपनी अम्मी से प्यार है, अब्बू से प्यार है, वो तो एक अलग से बात होती है। टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है। अक्सर पेरेंट्स जब सुबह आपके पास बच्चे को छोड़ने आते हैं तो अपने बच्चे की पूरी रूटीन आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब वो घर जाता है तो टीचर की बात को बच्चा ज़्यादा समझ रहा होता है और कह रहा होता है मेरी टीचर ने ये कहा है। तो हमें अभी जो है, जैसे मैडम ने बात की कि रिसर्च बच्चा करके आता है। बच्चा जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो उसमें छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से कि आपने, यानी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से पहले बच्चों ने कुछ रिसर्च किया है। अब उस बच्चे ने वो चीज़ें सब कुछ जान लिया, अब वो टीचर से पूछेगा अब टीचर को पता है कि नहीं पता। ये भी होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो टीचर्स का भी इम्तिहान लेना चाहते हैं। तो ये इसीलिए तो टीचर को थोड़ा सा एक कदम आगे रहना है। आज का जो टीचर है उसको सिर्फ उन्हीं टीचिंग मैथडोलॉजीज पे नहीं रहना जो एक थी स्टोरी टेलिंग थी, एक जी हमारी मैथडोलॉजी है कि 3/2 का फॉर्मूला हम लोग करवा रहे हैं या कुछ भी इस तरह से मैथडोलॉजी। आपने अपने पास एक नई मैथडोलॉजी आज़ाद कर लें। मैं कहती हूँ टीचर को एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि उसकी क्लास में अगर कोई चैलेंज क्रिएट हुआ है ना, उसके पास उसका सल्यूशन हो कि ये मसला आ गया, मैंने इसको डिस्कस किसी और से इधर उधर नहीं करना, बल्कि मेरे पास इसका सल्यूशन होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं और कुछ बच्चे बड़े खामोश तबीयत के होते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का इसके ऊपर पूरा एक रोल है जिस पर हम बात करते हैं। टीचर्स को सिखाते हैं कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है और वो किस तरीके से सीख सकता है। जिस तरीके से वो सीख सकता है, आप एक लेसन जब पढ़ा रहे हैं तो उसका प्लानिंग इस तरह से बनाएं कि बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन करें। अगर बच्चा आपका जो है वो सिर्फ सुन के और देख के सीख सकता है तो आपने वीडियो के ज़रिए और कुछ जो ऑडियो के ज़रिए बच्चे को पढ़ा दें। अगर आपका बच्चा लेक्चर से सीख रहा है, आप लेक्चर मेथड को अपना लें। अगर आपका बच्चा इन 3-4 चीज़ों से सीख रहा है, आप कुछ मिक्स करके एक नया मेथड आज़ाद कर सकते हैं और नई चीज़ें आप डिस्कवर करें। और जब आप समझते हैं जो नेचर होती है उसको जांचना भी जो है बड़ा मुश्किल बहुत बिल्कुल इस चीज़ को हमें पूरे पैरामीटर्स के अंदर रह कर सीखने की ज़रूरत है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये नहीं होता कि ये एक आ गया मसला, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, अब मैंने इसके आगे नहीं जाना। जब आप फिक्स कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे स्कूल के रूल्स हैं, मैंने इस रूल से बाहर नहीं जाना, मेरे इस टाइम पे बच्चों को ग्राउंड में नहीं लेके जा सकती, इस टाइम पे मैं एक्टिविटी नहीं करवा सकती। हो सकता है वो टाइम बच्चे का खेलने को दिल कर रहा हो और आपके स्कूल में ये रूल्स
चल रहे हों कि बच्चे को इस टाइम पे क्लास से बाहर नहीं लेके जाना, लेकिन आपने बच्चे को ऐसा लॉज के बेस पे पढ़ाना है। आपने एंड ऑफ द डे जो चीज़ चेक करनी है वो आपने वो चीज़ें चेक करनी है जो कि उस दिन का आपका पैरामीटर आपने सेट किया था कि ये ऐसा लॉस थे, मैंने बच्चे को ये चीज़ें अचीव करवानी है। अब उसके अचीवमेंट के लिए आपको किसी भी तरीके से उसको करवाना है वो करवाना है, और उसके लिए आप जो भी मेथड्स अपनाना चाहते हैं वो अपनाएं और कुछ नई चीज़ें ईजाद करें। हम लोगों ने सिर्फ वो मदाम मोंटेसोरी को ही फॉलो नहीं बिल्कुल, मैं इस तरफ ही आ रही थी। जरा आप आपसे बात करूंगी, आजकल नॉन कन्वेंशनल जो टीचिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा है, तो क्या लगता है कि टीचर्स के लिए कौन सी स्किल्स है जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए? सबसे पहले तो रिसर्च, अप टू डेट रहना। आजकल नई कौन सी थेरीज निकली हैं, अब वही वाली बात, मारिया मोंटेसोरी थेरी बहुत पुरानी हो गई है, अब ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से बाहर, ट्रेडिशनल टीचिंग से बाहर हैं। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ये प्रिंसिपल्स या लीडर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट उनका काम है कि अपने टीचर्स को नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाएं। ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है और उसमें सबसे पहली ट्रेनिंग होती है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये किस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से इस हवाले से इकदाम हों स्कूल्स में? अक्सर हुकूमती लेवल पर भी बहुत से इकदाम किए जाते हैं, तो क्या लगता है कि आपको जो इकदाम वो किए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है या उनमें मज़ीद इस्लाहात की भी ज़रूरत है? अभी तो बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है। टीचिंग एज अ प्रोफेशन जो अभी ना सबसे मुझे लगता है एंड में ट्रीट किया जाता है, पहले बाकी प्रोफेशंस को ट्रीट किया जाता है क्योंकि लोग बाहर आ जाते हैं। ये बेचारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल से आनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का कंपैरिजन करें तो प्राइवेट स्कूल्स आर वे अहेड। क्यों? क्योंकि दे आर इन द रेस ऑफ इनोवेशन। जैसे अभी इन्होंने बात की, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो सबसे पहली चीज़ टीचर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना ज़रूरी है। और वो कैसे आती है? वो डिफरेंट केस स्टडीज़ से आती है। आप टीचर्स को प्रोवाइड करें वो एनवायरनमेंट, क्या उनका एक दिन हफ्ते में अगर सैटरडे ऑफ है तो आई नो उनके लिए काफ़ी ये तकलीफ दे मरहला होगा अगर उनको सैटरडे को बुलाया जाए, और एटलीस्ट 2 सैटरडेज ऑफ एवरी मंथ नीड्स टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, टीम वर्किंग टेक्निक्स, बच्चों के क्वेश्चंस को किस तरह से लेना है, और उनको अगर आपको नहीं आता फॉर एग्जांपल तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर दैट, गलत मलत मत बताएं। आप उनको कहें बेटे वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर मी टू गेट बैक टू यू, और मैं पढ़ कर आऊँगी कल और फिर आपको बताऊँगी। इस तरह बच्चों के अंदर एक ये बहुत बड़ी चीज़ आती है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो उसको एक्सेप्ट करना है, फेलियर को एक्सेप्ट करना है। ये 2 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। फैसिलिटेशन इज़ समथिंग दैट आई अगेन एंड अगेन रिपीटेडली सेइंग कि हमारे टीचर्स को ज़रूरत है। बॉप्स मॉडल आजकल आ रहा है जिसमें आप पहले असेस करते हैं, जो आप कह रहे थे कि इसको असेसमेंट कहते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट या पर्सनालिटी असेसमेंट, कि बच्चा किस तरह का है और उसके साथ किस तरह चला जा सकता है। वो असेस करने के बाद यू एक्चुअली डिवाइड देम इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये बॉक्स मॉडल है जिससे आप पहले ब्रिज करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी अगर आप बड़े लेवल के स्कूल्स में देखें हो रहा है इम्प्लीमेंट, पर गवर्नमेंट लेवल पर थोड़ा पीछे हैं। वहाँ पर टीचर्स को एक्सपोज करना इनोवेशन के साथ, ये डिपेंड करता है लीडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, या गवर्नमेंट लेवल पर अगर आपके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन आती है तभी जाकर टीचर्स इस पे काम करेंगे। अदरवाइज वही वाली बात, किसको सुबह जल्दी उठना पसंद है, किसको ज़्यादा काम करना पसंद है। बिल्कुल। आज आपसे जानूं कि जैसे कि ज़माना जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आपको पता है कि शोबा तालीम में एक तो जद्दत बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है, तो ये जो जदीद तकाज़े हैं उनसे हमआहंग होने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए आपको अपने स्कूल में बाकायदा तौर पर जो भी आपके हेड टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें वक्तन फ़वक्तन अपने स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग का इनकाद ज़रूर करना है, क्योंकि आप एक ही तरह से हर लेटर को नहीं पढ़ा सकते। आप एक फ्लैश कार्ड जो होता है उसको एक ही तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। आप एक ही पिक्चर डिस्क्रिप्शंस को इस्तेमाल करते हुए बच्चे को स्टोरी टेलिंग नहीं करवा सकते। आपने, क्योंकि बच्चा बोर हो जाएगा ना, आपने अगर बच्चे को A to Z पढ़ाना है तो आप एक ही मेथड को अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो आप देखें यूट्यूब से या किधर भी, हमारी टीचर्स का जो ये रिसर्च करना पसंद ही नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम आएगी कहेगी हमारे स्कूल ने हमें प्रोवाइड नहीं किया। बात आ जाती है कि इस्लाहात की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को जानकर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको प्रैक्टिस में लेके आना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खालिम आंसर शहजादी और ज़रिया महमूद, आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोगों ने हमें कीमती वक्त दिया है। और नाज़रीन, और यहाँ पर मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा तालीम तरबियत, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं मुख्तलिफ मुआशरती और समाजी पहलुओं के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब, जो इन मसाइल के हवाले से हमारी रहनुमाई करते हैं। आज हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है और हर दूसरा बंदा उस मसले से दो चार है, और वो मसला है नफ्स पर काबू या सेल्फ कंट्रोल ना होने का। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की जानिब से अरशाद फरमाया गया है कि तुम अपनी ख्वाहिशात से बिल्कुल उसी तरह डरते रहो जिस तरह अपने दुश्मनों से डरते हो, क्योंकि इंसान के लिए ख्वाहिशात और नफ्स की पैरवी और गुफ्तगू के नताज से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। इंसानी जिंदगी में नफ्स और ख्वाहिशात का किरदार बहुत अहम होता है, और यही वजह है कि इस्लाम भी हमें ख्वाहिशात और नफ्स पर काबू रखने की तलकीन करता है। लेकिन हम में से अक्सर लोग नफ्स पर काबू नहीं रख पाते और बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर करते हैं, और हमारे हाथ नदामत शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं आता। सेल्फ कंट्रोल में सिर्फ दिमाग ही शामिल नहीं होता, बल्कि मिजाज, ख्यालात, आपके जज्बात, आदात, ख्वाहिशात सब कंट्रोल का शामिल है, जिस पर काबू पाए बगैर सेल्फ कंट्रोल का हसूल मुमकिन नहीं है। नफ्स पर काबू रखना कितना ज़रूरी है और ये कैसे पाया जा सकता है, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब। सर, वेलकम टू जागो लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले जैसे कि आप उस्ताद हैं, आपको हैप्पी टीचर्स डे। बड़ी नवाजिश। आज का दिन मैं सुबह जब उठा और अपना सेलफोन मैंने उठाया तो उस पर सैकड़ों मैसेज थे, क्योंकि मैं पिछले कोई 21 साल से एक ही सेलफोन इस्तेमाल नंबर कर रहा हूँ, और वो एक नंबर होने की वजह से मेरे 21 साल पुराने स्टूडेंट्स भी और कोई आज के स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह से मिलियंस में आपके स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बड़ी खुशी होती है इस शनाख्त के साथ कि लोग मुझे उस्ताद के तौर पे पहचानते हैं, उस्ताद के तौर पे अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और दुआ देते हैं कि यार आपसे हमने कुछ सीखा है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। और आज हम अपने टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे नफ्स, सेल्फ कंट्रोल बेसिकली है क्या और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए क्या ज़रूरी जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा मौजू है जो अगर मैं सच कहूँ तो इसे मज़हब और रूहानियत ने ज़्यादा अच्छे से एड्रेस किया है। इसको जैसे ही हम साइकोलॉजी के प्रोस्पेक्ट में लेके जाते हैं, तनाजुर में लेके जाते हैं, तो इसका एक बड़ा महदूद सा कह लीजिए कंटेंट, ज़ाविया नज़र, इसको समझने का अंदाज़ आता है। लेकिन इसको सही तरह से समझने के लिए रूहानियत और मज़हब की मदद ली जा सकती है। अब पहली चीज़ ये कि इंसान सिर्फ वो जो दिख रहा है वो नहीं है, यानी एक मादी वजूद का नाम सिर्फ इंसान नहीं है। इस इंसान के अंदर क्या कुछ है जो इसके मादी वजूद को भी ऑपरेट करता है, इसके तमाम तर पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करता है, वो अंदर को समझे बगैर, यानी नफ्स को बाहर की चीज़ नहीं है। इंसान की खारजी दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दाखिली दुनिया से, अंदर की दुनिया से इसका ताल्लुक है, और अंदर की दुनिया के ताल्लुक की वजह से ये खारजी दुनिया पे 100% असरअंदाज होता है। अब ये अंदर की दुनिया क्या है? अंदर की दुनिया में इसको आप दिल भी कह सकते हैं, एक अंदर दिल है, अंदर नफ्स है, अंदर रूह है, अंदर आपका ज़मीर है, अंदर आपका माइंड है। माइंड बेसिकली तो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। ये सब कुछ जो आपके अंदर है वो अंदर कहीं पड़ा हुआ है, उसको आपको एलेबोरेट करना पड़ता है कि इसमें से नफ्स क्या है, इसमें से दिल क्या है, इसमें से दिमाग क्या है, इसमें से रूह क्या है। याद रखिएगा, नफ्स जो है वो इंसान के साथ तब से है जब से इंसान है, पैदाइश के साथ भी जुड़ा है। जब से दुनिया में इंसान है तब से नफ्स उसके साथ है, इसके बगैर इंसान नहीं है। अच्छा, कहीं पर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हुक्म नहीं है कि नफ्स को ख़त्म कर दो, हुक्म है नफ्स को कंट्रोल करो, यानी इसको लगाम डालो। ऐसा ना हो कि ये तुम्हें लगाम डाले, ऐसा ना हो कि ये तुम पे हावी आ जाए। अब होता क्या कि इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार ज़रूरतें हैं। अब वो ज़रूरतों में रोटी ज़रूरत है, भूख लगती है, हमें खाना खाना होता है, शनाख्त, पहचान, फेम इंसान की एक ज़रूरत है, वो चाहता है मैं पहचाना जाऊं। इंसान की एक ज़रूरत है कि वो चाहता है कि उसके पास असासे हों, अशिया हों, छत हो, घर हो। इंसान चाहता है उसके पास ताकत और इख्तियार हो। ये सब उसकी कहीं ना कहीं एक ज़रूरत के ज़ुमरे में आ जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरत जब खामोशी के साथ ज़रूरत से जंप करके ग्रीड पे चली जाती है, नीड से ग्रीड का सफ़र तय करती है, ऑब्सेस्ड हो जाता है इंसान और वो लालच की तरफ चली जाती है, लस्ट की तरफ चली जाती है,
तो होता ये है कि इंसान के अंदर एक नया सेल्फ बिल्ट होता है, बिल्कुल। और वो जो सेल्फ है जिसकी बुनियाद लालच की बुनियाद पे होती है, ऑब्सेशन की बुनियाद पे होती है, ग्रीड की बुनियाद पे होती है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसको काबू कर लेती हैं और काबिज आ जाती हैं। ये नफ्स है। नफ्स हासिल करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, और उसका एंड कोई नहीं है। नफ्स को समझाने के लिए ये भी कहा गया है कि ये एक भूखा भेड़िया है। इसको समझाने के लिए एक दरिंदा भी कहा गया, इसको समझाने के लिए एक भूखा कुत्ते की शक्ल भी इसको मिसाल दी गई है। ये एक ऐसा इंसान के अंदर एक कह लीजिए फैकल्टी है इंसान की, जिसमें इंसान अगर नफरत करे और दूसरों को मारने पे आए और जुल्म करने पे आए तो दरिंदे भी पनाह मांग लेते हैं। बिल्कुल। ये शाह साहब, इतना मैं बड़ा ये दरिंदा सवाल बन करूंगी, नफ्स और ज़मीर का क्या ताल्लुक है? ये किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं? अच्छा देखिए, हमारी जो ज़ात है वो बनते बनते बनती है। यानी आज के दिन में अगर मैं 42-43 साल की उम्र में स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, तो हमारी जो फॉर्मेशन है, जी, पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन, शख्सियत की फॉर्मेशन, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसको बनते बनते इतने साल लग गए होते हैं। हमारी इब्तदा की ज़िंदगी में जो नसीहत है, हमारी जो इंस्पिरेशंस है और जो हमारी वैल्यूज़ है, वो ज़मीर होती है। बिल्कुल। यानी ज़मीर बन जाता है, और ज़मीर क्या करता है? ज़मीर एक गिल्ट पैदा करता है कि ऐसा करना है कि नहीं करना। ये भी एक समझाने के लिए टर्म बना दी गई, और इसको अगर हम नफ्स के ज़ुमरे में जाके देखें तो इसको नफ्स लवामा कहा गया। ज़मीर को अगर ज़्यादा बेहतर समझना है तो नफ्स लवामा है। ये नफ्स का वो हिस्सा है जो पछतावा पैदा करता है, बिल्कुल, जो जो गिल्ट पैदा करता है, जो कहीं कहता है कि ये ठीक नहीं था। नफ्स के भी दर्जे हैं, यानी नफ्स भी कोई एक शक्ल में नहीं, उसकी कई तरह के रूप हैं। बिल्कुल। उन सब के सब शक्लों को, उन सब की सब शेप्स को समझे बगैर आप नफ्स को चला नहीं सकते। सो नफ्स आपके अंदर एक ग्रीड का हिस्सा है, ये लालच का हिस्सा है। अगर ये दिल पे काबिज आ जाए, क्योंकि दिल जो है वो ख्वाहिशात को पैदा करता है, दिल जो है वो कहीं ना कहीं तमन्ना को पैदा करता है, दिल में कहीं ना कहीं लपकने की, हासिल करने की एक कशिश पाई जाती है। बिल्कुल। अब ये दिल पे काबिज हो जाता है तो ये काबिज होने के बाद दिल को दागदार करता है, अंधा हो जाता है। और कुरान कहता है कि अंधे वो नहीं जो आंखों के अंधे हैं, अंधे वो हैं जो दिलों के अंधे हैं। बिल्कुल। और वो अंधे क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने नफ्स की पैरवी की, और नफ्स की पैरवी करते करते वो भूल ही गए कि वो एक रूह थे, वो एक उनकी एक बीइंग थी, उनकी एक सेल्फ थी, उनकी नीड्स तो बड़ी थोड़ी थी। बिल्कुल। 3 टाइम की रोटी के अलावा इंसान की कितनी जरूरत है? ऐसा ही। ये कल तक संभालने के लिए उसने फ्रिज बना लिया। आज के खाने और आज की जरूरतों के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, ये तिजोरी और बैंक तो उसने कल के लिए बना लिए। हमें आज के लिए एक घर चाहिए छोटा सा जिसमें रहना है। ये प्लॉट, मजीद घर और कितने घर, ये तो उसने अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनने के बाद बना लिए, क्योंकि वो जरूरत नहीं, वो कल के साथ जुड़े हुए। बिल्कुल। शाह साहब, ख्वाहिशात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक तो बहुत ज़्यादा जो अहम रोल रखती हैं, लेकिन ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी तो डायरेक्टली जो है डिपेंड करती है हमारे सेल्फ कंट्रोल पे। देखिए, हमें पहरा देना चाहिए, जैसे घर का पहरा है, जैसे अपनी को कीमती चीज़ है उसका पहरा है, इस तरह इंसान के वजूद में एक बड़ी कीमती चीज़ है जिसका सौदा अल्लाह करता है, जिसका खरीदार रब है, इसमें कोई शक जो नहीं। कहता है मैं उसकी कदर करता हूँ। और वो क्या है? वो दिल है। जब दिल में ख्वाहिशें पैदा होती हैं और ख्वाहिशों को हम ताकत देना शुरू करते हैं तो नफ्स गालिब आना शुरू होता है। नफ्स की खुराक है, याद रखिए, नफ्स की खुराक है। नफ्स की खुराक ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशात। बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, पक्का पक्का रहने की ख्वाहिश। इसी वजह से वो जो हम आखिरी हिस्सा आज के प्रोग्राम का, कि नफ्स को काबू पाने के लिए सबसे जरूरी चीज मौत को याद रखना है। बिल्कुल। जब आपको याद रहता है कि मैंने चले जाना है, जब आपको पता है कि आपने इस दुनिया से जाना है, जब आप दूसरे का जनाजा पढ़ते हैं, जब अपने हाथों से किसी को कब्र में डालते हैं, जब अब देखिए सवाब है मिट्टी डालने का भी, कि अपने हाथों से आप मिट्टी डालते हैं, क्यों? ये सब चीजें आपको यकीन देती हैं कि अगर ये जा सकता है, जो आपके साथ चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता इंसान था, जो आपका इतना पुराना हमनवा था, जो इतना प्यारा प्यारा आपका लाडला था, अगर वो जा सकता है तो आपको भी जाना है। जब ये इंसान को याद रहता है कि उसने जाना है तो नफ्स की ताकत कम हो जाती है, बिल्कुल। नफ्स का गलबा कम हो जाता है। बिल्कुल। सो मौत जिंदगी के जायकों को खत्म करने वाली चीज है, लेकिन मौत को याद रखना, जो हुक्म है कि मौत को याद रखो, जाना इस दुनिया से, जाना इस दुनिया ने, जाना इस दुनिया से। जब आपको पता है जाना है, तो अब देखें कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए जो असल कामयाबी है वो दुनिया की कामयाबी है ही नहीं। बिल्कुल। अल्लाह कहता है कि असल कामयाबी वो आखिरत की कामयाबी, और उसने कहा ये मुकम्मल कामयाबी है। उस कामयाबी को कैसे कुरान ने बताया? कुरान ने बताया कि जो मुकम्मल कामयाबी है वो ये है कि जहन्नुम की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, वो मुकम्मल कामयाब है। सो होता ये है कि नफ्स कमजोर तब पड़ता है जब वो अपनी आखिरी मंजिल को याद रखता है। वो देखता है कि मैंने इस जिंदगी में से चलते चलते जाना है, मैयत बनना है,
कब्र बनना है और आज से कुछ सालों के बाद मेरे वजूद का कोई एक हिस्सा भी नहीं रहेगा, ना नफ्स रहेगा, ना दिल रहेगा, ना ख्वाहिशें रहेंगी, ना हसरतें रहेंगी, और ये जिंदगी ने तमाम हो जाना है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैंने अल्लाह के हजूर पेश होना है। बिल्कुल। जब आप अपनी मौत को याद रखते हैं, जब आप एंड प्रोडक्ट को याद रखते हैं, तो फिर आपके लिए ख्वाहिशों को खत्म करना, बिल्कुल, नफरतों को खत्म करना बड़ा कहते हैं ना कि आदत को बदला जा सकता है लेकिन फितरत को नहीं बदला जा सकता, तो क्या आपके नजदीक क्या फितरत को बदला जा सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि फितरत तो बदलने के लिए नहीं है, लेकिन फितरत को भी कंट्रोल करना, या फितरत को भी आप कह लीजिए अल्लाह ने इंसान को बहुत गैर मामूली एक सलाहियत दी है, ये चैनलाइज कर लेता है, ये मैनेज कर लेता है, ये सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ तरह के हालात में जीना सीख लेता है। आप किसी ऐसे मछेरे को देखिए ना जो किसी जजीरे पे रह रहा है, उसके लिए तैरना रोज की रूटीन है, हालांकि तैरना मछली की सिफ्त है। एक ऐसा शख्स जो जंगलों में जिसने बियाबान में घर बना लिया और वो दरख्तों पे चढ़ के फर तोड़ लेता है, वो हैरान कुन बात है, ये सारी सिफात तो बंदर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो जंगलों में रहना भी इंसान सीख लेता है। आप जाके देखिए कि जो पोल्स हैं, दुनिया के जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों पोल्स पे माइनस टेम्परेचर है, वहां पे बर्फानी रीच रह सकता है, लेकिन इंसान भी रह रहे हैं, एंग्लोज बनाए हुए वहां पर रह रहे हैं। अगर इंसान वहां रह रहा है, वहां पर भी रहना सीख लेता है, ये जजीरों पे सीख लेता है, ये पहाड़ों की चोटियों पे सीख लेता है, ये यानी गैर मामूली हद तक इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो हमें ये मानना चाहिए कि फितरत, उसको मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन फितरत को चैनलाइज किया जा सकता है। इंसान को अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं क्या करती है कि इंसान को बदल देती है, मुख्तलिफ हालात में अपने आप को वो ढालता रहता है। मैं अब नफ्स की तरफ अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ चीजें वाज़ेह कर दूं, इल्मी तौर पे पता होना चाहिए। नफ्स की एक शक्ल है नफ्स अम्मारा, एक जो शक्ल जो अम्मारा है वो शक्ल है जिसमें उसमें रगबत पाई जाती है गुनाह की तरफ, गलती की तरफ, ख्वाहिशात को पैदा करने की तरफ। ये फर्स्ट स्टेज है, और ये नफ्से अम्मारा को समझे बगैर आप अगले दर्जे पे नहीं जा सकते। अब जब ये ख्वाहिश पैदा होती है तो जो शर्मिंदगी होती है वो मैंने बता दिया, वो नफ्से लवामा है। उसके बाद की जो स्टेज है वो है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना वो नफ्स है जो राजी बार रजा हो गया, जो अल्लाह ने जो दिया उस पर राजी हो गया, जिसने इत्मीनान में रहना सीख लिया, जिसने ख्वाहिशों को कंट्रोल कर दिया, जिसपे वक्त का बहुत बड़ा बादशाह सिकंदर आजम जब दियोजानस कल्बी के पास जाता है, वक्त के दरवेश के पास, और अपने घोड़े पे खड़ा होकर जमीन पे बैठे दरवेश को देखता है जो सूखी रोटी को पानी में भिगो के खा रहा है, तो वो बादशाह सिकंदर आजम उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर सकता हूँ। तो वो उसे जवाब देता है कि हाँ, एक ख्वाहिश पूरी कर दो, वो ये कि घोड़ा हटा लो। वो कहता है क्या मतलब? उसने कहा सूरज की रोशनी मेरा हक था, तुम दरमियान में हायल हो गए हो। उसने कहा कोई ख्वाहिश? उसने कहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। उसने कहा क्यों ख्वाहिश नहीं है? उसने कहा मैं जो मेरा गुलाम है, तुम तो उसके भी गुलाम हो। बादशाह नीचे उतरा, उसने कहा आपका कौन सा गुलाम है जिसका मैं गुलाम हूँ? तो दरवेश ने कहा एक अरसे से मेरा नफ्स मेरा गुलाम ठहरा, यानी मैं नफ्से मुतमइन्ना पे आ चुका हूँ, मेरा नफ्स मेरा गुलाम है, और तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो, यानी तुम नफ्स के गुलाम हो। तो बदतरीन गुलामी जो है वो नफ्स की गुलामी है, और दुनिया में बेहतरीन गुलामी वो अल्लाह का बंदा बन के, वो अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए अल्लाह की गुलामी है, जिसमें आप सजदा भी करते हैं तो वो सिर्फ माथे का सजदा नहीं होता, वो दिल का सजदा होता है। आप सरेंडर करते हैं, आप अपने आप को खुद सबुर्दगी करते हैं, हवालगी करते हैं, आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, और आप उसकी रजा पे राजी होते हैं, जो वो दे रहा है उस पे राजी हैं। क्या खूबसूरत हज़रत अली करम वजह का ये जुमला है, आपसे मंसूब किया जाता है। आपने फरमाया कि जब मेरी ख्वाहिश पूरी होती है तो मैं खुश होता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, और जब मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती और कुछ और होता है, मैं तब और खुश होता हूँ। क्यों? तब मेरे अल्लाह ने जो मेरे लिए चाहा वो हो गया। यानी ये है मोमिन की पहचान, और ये है मोमिनों के सरदार हज़रत अली करम वजह की पहचान कि आप अल्लाह की रजा पे राजी होने वाले। आप इसकी एक और मिसाल लीजिएगा, अकीदा जो है वो बहुत ज्यादा तवक्कल, भरोसे के बगैर नफ्स खत्म हो ही नहीं सकता, यानी मैनेज नहीं हो सकता। खत्म तो मैंने कह दिया नहीं हो सकता। कि एक मस्जिद में लंगर पेश किया जा रहा है, दुनिया के बेहतरीन खाने हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन वो दुनिया को पेश कर रहे हैं। एक बूढ़ा बाबा वो लंगर खाते हुए कोने की तरफ देखता है, तो क्या देखता है कि एक शख्स वो सूखी रोटी को पानी के साथ वो नोश फरमा रहा है। तो वो बूढ़ा बाबा इमाम हसन को और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहता है कि इस शख्स को भी, इस बूढ़े शख्स को भी आप ये लंगर दीजिए जो दुनिया का बेहतरीन लंगर है, वो सूखी रोटी क्यों खा रहा है? तो जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं ये जो लंगर है ये उन्हीं जनाब का लंगर है, और वो हस्ती हज़रत अली करम वजह जो है, तो जिन्होंने खुद अपने लिए ये चाहा कि सूखी रोटी और पानी मेरे लिए काफ़ी है,
उनका लंगर दुनिया खा रही होती है, उनके लंगर से दुनिया मुस्तफीद हो रही होती है। तो ये बड़े बंदों का शेब है। बड़ा इंसान दूसरों को देकर, दूसरों को खिलाकर, दूसरों को नवाज के खुश होता है। वो इकट्ठा करके खुश नहीं होता, वो ख्वाहिशों का गुलाम नहीं होता। उसे समझ आ जाती है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसके बाद एक और ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, फिर वो पूरी होगी, फिर एक और ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो सारी जिंदगी ख्वाहिशों के जेरे साया जीने वाला, यकीन कीजिए कुरान ने बड़ी बदतरीन एक मिसाल उसकी दी है। यानी मिसाल को बदतरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही एक इंसल्ट के वे में अगर कोई समझने पे आए इस बात को, कुरान ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कुत्ता हड्डी को चाट रहा है और खा रहा है। यानी ख्वाहिशों के गुलाम की जो मिसाल है, यानी ना वो हड्डी टूटती है, वो चबाता रहता है उसको, उसमें से निकलता भी कुछ नहीं है और एंड प्रोडक्ट उसका कुछ नहीं होता। लेकिन वो कुत्ता जिस तरह हड्डी को चबा चबा के मजा लेता रहता है, ख्वाहिशों का गुलाम भी अपनी ख्वाहिशों को चबा चबा के मजा लेता रहता है, आखिरकार के सब छोड़ के चला जाता है और दुनिया से जब जाता है तो हाथ में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल शाह साहब, डेली रूटीन में ऐसी कौन सी हमें आदत है जिन्हें अपना लेना चाहिए ताकि हम अपने नफ्स पर जो है ना काबू पा सके? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज जो आज मैंने कही है कि आप पहरा दीजिए अपनी ख्वाहिशों पे, अपने दिल के बाहर खड़े हो जाइए। जैसे मैं इस बिल्डिंग में एंटर हुआ हूँ इस चैनल की, तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, वो डिसाइड करते हैं किसने आना है किसने नहीं आना। उनके पास एक कार्ड है जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ, वैसे मैं दाखिल नहीं हो सकता। आप अपने दिल के दरवाजे पे खड़े हो जाइए कार्ड लेकर कि इस ख्वाहिश को अगर मैंने दाखिल होने दिया तो मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस ख्वाहिश को मैंने अगर इजाजत दी कि मेरे दिल पे गालिब आ गई, क्योंकि दिल एक ऐसा ताकतवर टूल है इंसान के अंदर, जब वो किसी ख्वाहिश को अपना लेता है फिर वो हर तरह से जुझ जाता है, वो अपना आप पूरा लगा देता है, अपना आप पूरा डबो देता है और बाज़ औक़ात इतना डबोता है कि इंसान गर्क हो जाता है उसमें। तो वो गर्क होने और तबाह होने से बचने के लिए आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि उन ख्वाहिशों को फिल्टर करना शुरू कीजिए। देखिए कि ख्वाहिशें पालने वाले भी हैं कि नहीं है, ये ख्वाहिशें छोड़ने वाली हैं, ये ख्वाहिशें ज़रूरी हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो खौफ खुदा है, अल्लाह का खौफ। आपको ये पता हो कि मैंने हिसाब देना है, जिंदगी का हिसाब देना। लेकिन शाह साहब, जैसे मुआशी हालात भी चल रहे हैं, हर आपको पता है बंदा परेशान है, तो उस सूरत हाल में एक तो जज्बाती कैफियत आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल लोगों में पाई जाती है, टेम्परामेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, तवक्कल के अलावा कोई चारा नहीं है। आप अपने नसीब पे यकीन रखिए, जो जब मिलना है तब मिलना है, उससे पहले, नसीब से पहले नहीं मिल सकता, वक्त से पहले नहीं मिल सकता। आज की डेट में 5 अक्टूबर 2022 में जो मेरा आज का, आपका, हम सब सुनने वालों का जो नसीब है वो आज मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। और जो नसीब 5 अक्टूबर 2023 को लिखा है वो 2023 5 अक्टूबर को ही मिलना है। से ज्यादा जब आपको ये मुकम्मल यकीन होता है, देखिए यकीन कीजिए, दो चीजों का नसीब बड़ा ताकतवर है। इस पे अगेन हज़रत अली करम ने फरमाया, आपने फरमाया कि वो रिस्क जो मिलना है वो मिल के रहना है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वो रिस्क मिल, और मौत वो चल रही है साथ साथ, वो जब मिलनी है वो मिल के रहनी है। यानी ये दो चीजें, जिस तरह मौत इंसान को ढूंढ रही है, रिस्क भी ढूंढ रहा है, वो जो मिलना है वो मिल के रहना है। सो पहली चीज खौफे खुदा, दूसरी चीज ख्वाहिशों का पहरा, तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ अल्लाह पे भरोसा, चौथी चीज है आखिरत पे यकीन, पांचवी चीज है सबसे जरूरी चीज मौत पे यकीन, मरने पे यकीन। फिर बुजुर्गों ने, वलियों ने, अल्लाह के दरवेशों ने बताया रोजा रखना चाहिए, क्योंकि भूख प्यास आपके नफ्स को वो ताकत नहीं देते, वो कंट्रोल करते हैं। फिर ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह की याद हो। वासिफ अली वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि कैसे पता लगे कोई अल्लाह वाला है और कैसे पता लगे दुनियादार है। आपने फरमाया जिसके पास बैठ के अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह वाला है, जिसके पास बैठ के दुनिया याद आ जाए वो दुनियादार है। यानी नफ्स पर भी काबू पाने के लिए तवक्कल का होना बहुत जरूरी है। तवक्कल बहुत जरूरी है और अल्लाह वालों में, खैर के लोगों में बैठना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब, आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया और यकीनन आज आपने उनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। वैसे भी उनके मिलियंस में स्टूडेंट हैं, हम वैसे भी उनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उनके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। अब हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद भी आपसे मज़ेदार बातें शेयर करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में खुशामदीद, एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि खुशहाल जिंदगी सिर्फ वो नहीं होती
जब आप खुश और मुतमईन हो, बल्कि खुशहाल जिंदगी वो होती है जब दूसरे भी आपसे खुश हों। लेकिन हम दूसरों को खुश नहीं रख पाते। उसकी एक वजह ये भी होती है कि हमारी नज़र हमेशा दूसरों की गलतियां और ऐब ढूंढती रहती है। अशफाक अहमद साहब का एक कॉल मुझे याद आ गया। वो लिखते हैं कि हमारी नज़र दूसरों के छोटे छोटे ऐब पर होती है, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब दिखाई नहीं देते हैं। अपने बदन में सांप और बिच्छू भी लटक रहे हों तो हमें उनकी परवाह नहीं होती, लेकिन हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र में लगे रहते हैं। और हकीकत भी यही है, हम दूसरों के छोटे छोटे ऐप ढूंढने और हाईलाइट करने के चक्रों में कई कीमती रिश्ते भी खो बैठते हैं। तो जनाब, अगर जिंदगी में खुशहाल चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करने की बजाय पर्दापोशी करना सीखें, दिल जीतना सीखें। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहतमंद और तवाना रहना किसको अच्छा नहीं लगता, और इसमें हम सबकी अपनी जिम्मेदारी कितनी है। रोज़मर्रा के खुराक में हम ऐसी बहुत सी चीज़ें लेते हैं जो हमारी हड्डियों की नशोनुमा को मुतासर करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का कमज़ोर होना या उनमें किसी किस्म की दर्द होना मामूली सी बात है, लेकिन अगर कम उम्र में ही हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए तो कुछ अरसे में ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अक्सर ऐसी बीमारियां हमें विरासत में भी मिलती हैं, जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर या पतला होना। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 1.5 मिलियन अफराद हड्डियों की बीमारी की वजह से फ्रैक्चर का शिकार हो जाते हैं। हड्डियों की बीमारियों की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का एक आम जो ये मसला है ये बनता जा रहा है। ये दिल के अमराज के बाद दुनिया में इंसानी सेहत से मुतालिक दूसरा सबसे बड़ा मसला है। इस मर्ज में हड्डियों की लचक में कमी आ जाती है और नरम पड़ जाने से ऐसे बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। इसी तरह हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनके टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। हड्डियों के कमज़ोर होने की क्या वजूहात होती हैं, हड्डियों की कौन कौन सी बीमारियां ऐसी पैदा हो सकती हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर करती हैं, मर्दों की निस्बत औरतों में हड्डियों की बीमारियां ज़्यादा क्यों पाई जाती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद भुराया साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और डीन है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से वो वबस्ता हैं। वेलकम टू जागो। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। तो आपके प्रोग्राम के वसातत से सबसे पहले तो मेरा ये पैगाम है हमारी ऑडियंस को कि हम लोग अल्लाह ताला ने पूरे हमारा जो स्केलेटन है, जिसे हम जिस्म का एक ढांचा कहते हैं, उसका एक सिस्टम बनाया और सारा जिस्म इसी ढांचे के गिर्द एडजस्टेड है। और कुदरत का एक निज़ाम है कि हड्डियां ही हैं जिस्म के वाइटल आर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम ब्रेन को देखें तो वो भी हड्डियों के अंदर प्रोटेक्टेड है, और अगर हम दिल और जिगर और गुर्दे और ये हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, ये भी हड्डियों से ही प्रोटेक्टेड है। और हम जो चलते फिरते हैं ये भी बोन्स के ऊपर जो मसल लगे हुए हैं उनके लोकोमोशन से चलते फिरते हैं। जैसे आपने कहा कि हड्डियों की जो बुरबुरापन है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और स्पेशली हमारी ख़वातीन में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इस तरफ जाने से पहले मैं ऑडियंस को ये ज़रूर पहले बताना चाहूँगा कि हड्डियाँ बेसिकली हमारे डाइट से लेकर के किन किन चीज़ों में हड्डियों का जो उसका कंट्रोल, बेसिकली जो ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या ये अमल है, क्या किस तरह से बेसिकली हम लोग हड्डियों के भुरभुरापन को कहते हैं। जैसे नॉर्मली हनीकॉम जैसे जो मक्खी का एक छत्ता होता है उसका एक स्केच है, उसको अगर हम देखें तो नॉर्मल माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो छोटे छोटे सुराख होते हैं हड्डियों में। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो लोग जो डाइट के लिए प्रॉपर कॉन्शियस नहीं है, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज नहीं है, स्पेशली ख़वातीन में जो खाने पीने को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, या बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो हर वक्त बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, हमारा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। बॉडी बोन्स पे ज़्यादा अगर स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं पड़ता तो बोन्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती हैं। उसमें हम करते क्या है, अगर हमारी डाइट में दूध, दही और मिल्क प्रोडक्ट वाली चीज़ें, वो चीज़ें
जो हड्डियों को मजबूत करती हैं वो नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम जो 99% उसका सोर्स है वो बोन्स के अंदर है, और बोन्स अगर उसमें प्रॉपर डिपोजिशन नहीं हो रही और बोन की स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वही बोन से कैल्शियम ले लेके बॉडी उसे यूटिलाइज करेगी। और अगर हमारा सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, सनलाइट के एक्सपोजर से क्या होता है, सनलाइट के एक्सपोजर से बेसिकली विटामिन डी बनता है। विटामिन डी स्किन से बनेगा, उसके बाद इसकी मेन जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं? क्या कुछ लोगों को जो है ये पैदाइशी मसले मसाइल होते हैं? पैदाइशी से ज़्यादा ये अडॉप्टेड ओवर द टाइम होता है। उसकी वजह ये है कि बाय बर्थ बहुत रेयर डिजीज़ हैं, जिसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करूं तो उसमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है तो उनकी विटामिन डी स्किन से नहीं बनेगी। अब ये स्किन से मूव करता है विटामिन डी टूवर्ड्स यहाँ से जो अर्ली जो प्री D3 है वो बन के यहाँ से वो जिगर में जाता है। जिनकी बाय बर्थ जिगर की प्रॉब्लम है या ओवर द एज उन्होंने जिगर में कोई मसला हो गया तो वहाँ विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, उससे किडनी में शिफ्ट होता है और किडनी में जो एक्टिव विटामिन D3 बनता है जो कि चाहिए होता है कि हड्डियों से कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए खाने पीने के लिए जो हम खाते पीते हैं, अगर विटामिन डी नहीं है तो वहाँ डाइट से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर जिगर का मसला है बाय बर्थ, अगर स्किन का प्रॉब्लम है और अगर उसके बाद किडनीज़ का इशू है या एब्जॉर्प्शन में स्टमक या गट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि विटामिन डी इफ़ेक्टिव नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब बॉडी को डेली रूटीन चलाने के लिए कैल्शियम चाहिए, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको बोन से निकालेगी ऑन डेली बेसिस। तो फिर विटामिन डी और सी लेने के लिए क्या हमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? उसमें इस तरह होता है कि विटामिन, एक तो बच्चों से लेकर बड़ों को हमें सनलाइट एक्सपोजर चाहिए। और पाकिस्तान की लोकेशन जो वर्ल्ड पे ऐसी है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं, जिसको हम इशराक का टाइम कहते हैं, फजर की नमाज से इशराक का टाइम 40-45 मिनट्स पर डे अगर हम सनलाइट एक्सपोजर लें तो इससे इतना विटामिन डी बॉडी को मिलता है कि उससे आपकी डेली जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जो कि 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर बॉडी में एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम तो बॉडी को चाहिए। वो बोन से आएगा और बोन्स फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक होने शुरू हो जाएंगी। तो ख़वातीन में हमारा इशू ये होता है कि एक तो सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, दूसरा माशाल्लाह इस्लामिक माशरा है हमारा, तो उसमें भी थोड़ी हमारी रिस्ट्रिक्शन है। सनलाइट एक्सपोजर मींस के डायरेक्ट स्किन पे हमारे अगर सनलाइट पड़ती है तो उससे एक्टिवेट होगा। और उसके अलावा अगर हम सारा दिन धूप में फिरते हैं, रंग हमारे ख़वातीन आप जो है वो दूध पीना नहीं पसंद करती हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए? इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं, या तो अपनी डाइट बेहतर करें, सेकंड वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे डाइट में हम लोग डाइट में ज़्यादातर तो चीज़ें जो आती हैं उसमें फ़िश है जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, दूध का लेना दूध। लेकिन आप नॉर्मली गर्मियों में तो आप फ़िश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग गर्मियों में अगर फ़िश का इस्तेमाल नहीं करते तो हम फिर उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो पॉसिबल वो हम ये करते हैं कि हम विटामिन डी सप्लीमेंट ले लेते हैं। तो सप्लीमेंट में हमें जो नॉर्मल हमारी रिक्वायरमेंट है वो 600 to 800 है, और अगर 600-800 एवरेज हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने रेगुलर बच्चों को शुरू करना है तो उससे 500 के करीब इंटरनेशनल यूनिट है, और अगर आप वंस इन ए मंथ अगर मेंटेनेंस डोज पे रखते हैं तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी जो अवेलेबल है उससे मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनी से। उससे ये कि हमारी बॉडी में रूटीन में सारी चीज़ें। बच्चे की किस एज ग्रुप में जो है वो सप्लीमेंट्स का जो है वो आगाज़ कर दिया जाए? देखिए, जहाँ तक है मदर फीड पे जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट दैट ऑफ दे शुड बी एक्सपोज्ड फॉर, यानी उनको सनलाइट का एक्सपोजर मिले। और अगर उसके बाद जो फार्मूला मिल्क पे बच्चे हैं उनमें भी विटामिन डी ऑलरेडी होता है। और अब बच के जब हम स्कूल गोइंग एज में आते हैं तो उसमें बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। और
हो सके इसमें कुछ, क्योंकि बाज़ अलामात ऐसी होती हैं जिससे बच्चों में वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाता है। बाज़ बच्चों के माथे बढ़ना शुरू हो गए, बाज़ बच्चों के जो चेस्ट है वो जैसे पिजन चेस्ट जिसे बोलते हैं हम, कबूतर की तरह सीना उभरना शुरू हो जाए, तो या उनके रिस्ट प्रोमिनेंट होनी शुरू हो जाए, तो ऐसे बच्चों को लाजमन जो पीडियाट्रिशियन को दिखाएं या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, तो उनको चाहिए कि वो उनका लेवल ऑफ विटामिन डी करवाएं। अगर वो डेफिशिएंट आता है तो मेंटेनेंस डोज उनमें भी यही है कि उन्हें रेगुलर विटामिन डी देना चाहिए। विटामिन्स को डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना चाहिए। डेली बेसिस पे या ऐसा कुछ है कैप्सूल या इंजेक्शन है जो तोड़ के पिलाए जा सकते हैं, वंस इन ए मंथ भी अगर यूज़ करें तो उसमें सारी डोज पूरी हो जाती है। बिल्कुल। जैसे कि ख़वातीन में जो है वो आपको पता है हड्डियों के मसाइल ज़्यादा पाए जाते हैं, और आपको पता है 20 या 30 प्लस जो ही होते हैं तो हड्डियों की जो प्रॉब्लम है वो होना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या ख़वातीन के लिए क्या कुछ अलग से कुछ होना चाहिए? अच्छा, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। होता ये है कि जब तक के हम 25 से 30 साल की एज तक होते हैं तो बॉडी में 2 प्रोसेस एट ए टाइम चल रहे होते हैं। एक बोन का टूटना फूटना जिसे बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं, एक दूसरा उसके पैरेलल बोन फॉर्मेशन। इस दोनों प्रोसेस में बॉडी बोन्स में पेन की वजह से फुल बॉडी पेन भी रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब होता ये है कि अगर रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन बैलेंस रहती है, बॉडी इसको मेंटेन करती है 30-35 की एज तक, उसके बाद मेंटेनेंस रहती नहीं है। अगर आप अपनी रूटीन की डाइट में रहें तो उसके बाद डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो ख़वातीन में हमारा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ख़वातीन में हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वो डाइट कॉन्शियस होती हैं, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। नहीं खाना या कम खाना या ऑड टाइम पे खाना या ऐसा खाना खाना जैसे रूटीन में हम लोग जंक फूड खाते हैं, सोडा वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये कैल्शियम जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन इससे स्लो हो जाती है या ना होने के बराबर होती है। फिर ख़वातीन में क्योंकि जो हार्मोनल सिस्टम होता है, तो यंग एज में तो डाइट और एक्सरसाइज ना करने या बैड पोस्चर की वजह से ये प्रोसेस शुरू होता है, और फिर ये प्रोसेस ऐसा ऐसा चलता चलता तो बैक की तरफ चला गया। ख़वातीन में जो हार्मोन्स की जो इश्यूज होते हैं वो जस्ट जो है ये इनकी वजह से, ये विटामिन्स की कमी की वजह से होते हैं। हाँ, ख़वातीन में जब एक तो है कि एज रिलेटेड चीज़ें हैं, जो यंग एज में तो उस जो अगर कोई पेन एक्स वगैरह होंगी या अगर दर्दें होती हैं जिस समय मुख्तलिफ हिस्से में, या उठने को दिल नहीं कर रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो रिलेटेड हैं आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से। आफ्टर मैरिज आपको पता है बहुत से जो ख़वातीन के जो इश्यूज आते हैं वो सबसे जो पहला इशू होता है वो यही होता है बोन्स का। हाँ जी, उसमें ये होता है क्योंकि जब मदर एक तो प्रेगनेंसी का बॉडी पे स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी से डबल स्ट्रेस जो लैक्टेटिंग मदर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनकी कैल्शियम इंटेक नहीं है। आम आदमी को कैल्शियम 1000 के करीब पर डे मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। अच्छा, वो हमारा तकरीबन 2.5 हम कैल्सी कहते हैं 1000 सीसी वो भी ले सकते हैं, या अगर हम डाइट की तरफ जाएं तो हम 2.5 ग्लासेस ऑफ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। दूध 1.5 से 2 गिलास पिएं, या 1 प्याला दही का इस्तेमाल कर लें और 1 गिलास दूध पी लें। तो नाश्ते में अगर हम दही रख लें, शाम में सोने से पहले दूध का गिलास। अच्छा, ये सोडे के बगैर होना चाहिए, और ये इसके मतलब कोई ऐसी चीज़ इसमें ना डालें। चाय को हम दूध में कंसिडर नहीं करते। कॉफ़ी भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अगर रोक देती है, चाय कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रोक देती है, सोडे वाली बोतलें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रोक देती है, स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं उससे भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। अगर डाइट प्रॉपर रहेगी दूध और दही के साथ, और इसके साथ एक्सरसाइज रेगुलर कम अज़ कम 20 से 25 मिनट दिन में 1 से 2 दफ़ा, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो 45 मिनट से 1 आवर 10-20 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज एक हेल्दी बंदे को करनी चाहिए। अगर जिस्म पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का स्ट्रेस रहेगा तो बॉडी एक्टिव भी रहेगी और नॉर्मल भी रहेगी। जैसे आपने कहा कि फिटनेस के लिए ये ज़रूरी है। और अगर जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं, और फिर ख़वातीन में एक हार्मोनल सिस्टम जो जिसको पोस्ट मेनोपॉज़ल हम कह देते हैं जी, कि एक एज के बाद ख़वातीन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये बॉडी में नॉर्मल जो ईस्ट्रोजन ख़त्म होने या कम होने की वजह से
या ओल्ड एज में मर्द हजरात 15 से 20 साल बाद जो है ख़वातीन से उस लेवल पे बूढ़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन। उसकी वजह ये है कि वो प्रेगनेंसी के प्रोसेस में आती हैं, लैक्टेटिंग मॉम होती हैं, सारा दिन बच्चों के साथ उन्होंने टाइम गुजारना होता है, और फिर उसमें जो हमारा कल्चर है हम ये समझते हैं कि जो सारा टाइम मैंने बच्चों के साथ गुजारा ये मेरी एक्सरसाइज ही है। हालांकि एक्सरसाइज ऐसे ही है जैसे आप नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए कि आपने नियत की और आप एक्सरसाइज करने के लिए जो भी खवातीन मोस्टली जो मैंने देखी हैं जो 50 प्लस होती हैं, उन्हें अक्सर जो प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा पाई जाती है वो घुटनों की प्रॉब्लम होती है, बोन्स की प्रॉब्लम। अच्छा, होता ही है कि स्टार्ट यूजुअली हमारा क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट में बैकिक से शुरू करते हैं। बैकिक क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही ऑस्टियोप्रोसिस होती है, बुरबरापन, तो जो मोरों की हाइट है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और बाज़ लोगों में 1/3 पॉपुलेशन में मोरों का स्ट्रेस फ्रैक्चर डायग्नोज होता है। ज़्यादा लोगों में पता ही नहीं चलता, वो बैकिक लेके चलते रहते हैं और ये समझते हैं कि उनको वैसे कमर की दर्द है। स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही उनका मोरे दबेंगे, बैक पे स्पाइनल कॉर्ड है और साइड पे उसकी रूट्स निकल रही हैं, तो जैसे ही वो डिस्क पीछे निकलेगी, रूट्स पे प्रेस करेगी, तो स्टार्ट हो जाएगा हमारी कमर की दर्द से। और जो हमारी नॉर्मल कमर की कर्व है वो अगर हम जैसे इसको बैक रेस्ट हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, तो हम बाजू का आगे होके बैठे हैं या बाजू का बहुत ज़्यादा पीछे जाके बैठे हैं, तो कमर का जो नॉर्मल कर्वेचर है, मूवमेंट्स और जो पोस्चर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं कि हमारे जो सीने की बैक साइड वो बैक पीछे की तरफ जाती है, उसको हम काइफोसिस कहते हैं, और जो हमारी कमर आगे की तरफ आती है पेट की तरफ, उसको लॉर्डोसिस कहते हैं। अगर हम इसे मेंटेन नहीं करते बैठने उठने में, और स्पेशली हमारी जो बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती, और उसके बाद उन्होंने सारा जो प्रेगनेंसी के प्रोसेस में और उसके बाद बच्चों को दूध पिलाना और फिर उसके बाद डायपर चेंज करना, फिर बच्चों को उठाना, क्योंकि सुबह उठते हुए बगैर अकॉर्डिंगली वो मूवमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, सारी मूवमेंट बॉडी में वेरिएशंस आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम रूटीन में क्या होता है कि अगर मर्द हजरात उठते ही बच्चे को नहीं उठाते, हमारी ख़वातीन को दिन में सारा दिन बच्चों के साथ गुजारना पड़ता है, और बाज़ का नींद भी डिस्टर्ब होती है। अब नींद डिस्टर्ब हुई, बच्चों को उठाया, अब आधी रात को बच्चा उठ गया, अब उसके लिए अगर उसको बैक हल्की फुल्की चल रही थी, तो उसी बैक के प्रोसेस में ही झुक के बच्चा उठाना पड़ता है, और बाज़ बच्चे माशाल्लाह हेल्दी भी होते हैं, तो उस वजह से, और फिर डायपर किसी वक्त भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल में अक्सर ख़वातीन बेड साइड पे खड़े होके झुक कर के ही सारे काम करती हैं। तो उसमें मैं जो रिकमेंड करता हूँ अक्सर अपने पेशेंट्स को कि एक प्लास्टिक वाली कुर्सी आप रखें, उसकी पोस्चर हमेशा जो बरसाती में हम यूज़ करते हैं, उसकी पोस्चर बनी ही इस तरह होती है कि वो बैक की कर्व को बड़ा अच्छा स्टेबल और सस्टेंड रखती है। उसी को आप मूव करें जिधर मर्जी, उससे पुल से आपको कोई ना बैक में दर्द होगी, ना आपकी जो नेक पेन होती है, ना कमर में दर्द होती है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो मतलब सप्लीमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर ख़वातीन, उसके लिए जो टाइमिंग डिपेंड करती है, हमें सुबह के टाइम लेना चाहिए, दोपहर या शाम के टाइम? अच्छा, इस पे एक तो है कि क्योंकि ख़वातीन की जो खाने पीने की हैबिट्स आगे पीछे होती हैं, हम लोग तो फिक्स है ना, इतने बजे घर गए और खाना मिल गया, और उसके बाद रूटीन में जब आप एक रूटीन में आ जाते हो, ख़वातीन को बहुत सारे हमारी जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको सारे अपने सिस्टम बच्चों के मुताबिक ही एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो उनको चाहिए कि 24 आवर्स में डोज को फिक्स कर लें, और उसमें 24 घंटे में कोई एक खाना फिक्स कर लें कि उसमें वो लाजमन उसको इस्तेमाल करें। कोई भी टाइम जो है वो डिपेंड हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर सज्जाद गुराया हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करती हूँ आपने आज कुछ ना कुछ उनसे सीखा होगा किस तरह से आप अपने सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉन्स के लिए, खासतौर पर ख़वातीन में आपको पता है बॉन्स के बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल होते हैं। तो और भी फिर मज़ीद बात करेंगे, मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे। स्टे विद अस।